हाँ भाई जहरीलो, स्वागत है आप सभी का। आज जो अपना टॉपिक है बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक तो पूरी बायोटेक जो हमने पढ़ी थी, उन सब के लिए जितना भी हमने अभी तक पोर्शन पढ़ा है, वो सारा एक तरफ है और आज की क्लास का टॉपिक एक तरफ है। मतलब जितना भी आज हमने पढ़ा है, ये वो है जिसको हम आज अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से बेटा, मान के चलना फिक्स है। आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास जो होगी, उन दोनों क्लास में से क्वेश्चन मान के चलना 100% मान के चलना आप नीट के अंदर, चाहे बेटा रीनीट हो या नॉर्मल नीट हो, जो भी नीट हो, अगर बायोटेक पेपर में आएगी तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर बनाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये टॉपिक है नीट में आने के बाद देखो मैंने यहाँ से बोला था, बिल्कुल कह दूंगा। बट मान के चलना कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से ही बनाता है। ये बायोटेक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा से आया है। वैसे अलग से कहने की बात नहीं, फिर भी कह रहा हूँ पक्का क्वेश्चन आएगा बेटा, चलेगा। सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। बेटा अभी तक हमने जो बायोटेक के अंदर पढ़ा था, याद करिए, हमने स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था। सेल से डीएनए आइसोलेट किया, आरई से कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोर से डिजायर्ड जीन सेपरेट किया, डिजायर्ड जीन के नंबर पीसीआर से बढ़ाए, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा, फिर वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर आरडीएनए बनाया, आरडीएनए से होस्ट सेल में भेजा। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, प्लांट में, बैक्टीरिया में, एनिमल के अंदर, अलग अलग मेथड हमने डिस्कस कर ली थी। अब होस्ट सेल के अंदर डीएनए जा चुका है, आरडीएनए जा चुका है, अब उस सेल को हमें आइडेंटिफाई करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है, उस सेल की स्क्रीनिंग करना है। हमारे काम की सेल कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल है। कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल है। बेटा जब हमने जीन को ट्रांसफर किया था, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में, जो शॉर्टकट का मतलब है कि अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसी से आगे आ रहा हूं मैं, कि बेटा लास्ट में हमने बात कर ली थी कि दो पॉसिबिलिटी हो गई थी हमारे पास, कि दो तरीके के वेक्टर हमने बना लिए थे, कि एक तो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, एक वेक्टर हमारे पास बन गए थे रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो तरीके के वेक्टर हमारे पास बन गए थे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बड़ा भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लेते हैं यहाँ पे आज हम जो सिलेक्शन करने वाले हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो तरीके के हमारे पास वेक्टर बने थे। वेक्टर बहुत सारे हैं कल्चर मीडियम के अंदर, हमने पॉसिबिलिटी ली है, पॉसिबिलिटी हमारे पास दो है। एक तो उसके अंदर हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है आरडीएनए को इसके साथ जोड़ने की। अब बेटा इसको हमने ट्रांसफर किया होस्ट सेल में, ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। अब होस्ट सेल के अंदर जैसे हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे भी बेटा होस्ट सेल्स बहुत सारी है। एक तो हमारे पास ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बहुत सारे हैं। अब हमें नहीं पता कौन से डीएनए के साथ हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट हुआ है। अब ट्रांसफर कर दिया हमने बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद है। जो भी मेथड हमें लगानी नहीं, हीट सोक मेथड लगानी थी या फिर और मेथड यूज करनी थी, उसकी मदद से हमने इन वेक्टर डीएनए को ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरिया की सेल में। अब बेटा इस सेल के, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास तीन तरीके के बैक्टीरिया है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास तीन तरीके के बैक्टीरिया है। एक तो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेंट, तीन तरीके के जो बैक्टीरिया हमारे पास है बेटा, वो है तीन पॉसिबिलिटी पहली क्लास में बताई थी, याद करिए आप ध्यान से, कि तीन पॉसिबिलिटी सेकंड क्लास के अंदर डिस्कस किया था। कि पहली पॉसिबिलिटी ये कि हो सकता है जैसे बैक्टीरियल सेल हो, ये उसका खुद का डीएनए हो सकता है इसके अंदर कोई सी भी सेल के अंदर बैक्टीरिया के अंदर डीएनए एंटर ना करे, इसको नाम दिया था एंटी नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल। दूसरा था, हो सकता है बैक्टीरिया की सेल में एंटर करे, लेकिन ये जो एंटर कर रहा है ये एंटर कर जाए नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो गया इसलिए ट्रांसफॉर्मेंट है, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया इसलिए नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और तीसरी पॉसिबिलिटी थी बेटा ये इसका डीएनए और इसके अंदर जा सकता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इसको नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल। तो तीन तरीके की सेल यहाँ पे हमारे पास बन सकती है। ध्यान से बेटा, किया क्या है क्लियर होगा आपको। डीएनए कट आरई से किया,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड जीन सेपरेट किया, पीसीआर से नंबर बढ़ाया, इस डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ा। दो टाइप के वेक्टर थे कल्चर मीडियम के अंदर, हमें दिखाई नहीं दे रहा कौन से वेक्टर के साथ डीएनए जुड़ा, किसी के साथ नहीं जुड़ा। वो सेल्फ लाइगेट भी हो सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। इसका डिजायर्ड जीन जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। क्लियर होगा आपको। और जैसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना जाए, ज्यादातर चांसेस यही है। चांस फैक्टर बेटा बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर है। तो ना जाए नॉन ट्रांसफॉर्मेट होगा, अगर चला जाए तो ट्रांसफॉर्मेट नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, और बेटा हो सकता है रिकॉम्बिनेंट वाली चले जाए तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट होगा। तो तीनों टाइप की सेल्स इस कल्चर प्लेट के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद है। और इनमें से बेटे हमें ढूंढनी कौन सी है, इनमें से हमें ढूंढनी है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल्स। कौन सी ढूंढनी है? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सिलेक्ट करना है, इन्हीं को आगे फिर लार्ज स्केल पे ग्रो करवाना है हमें। चलिएगा कैसे करेंगे बात कर रहे हैं बेटा। यहां पर जो मेथड है, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं, सेकंड मेथड हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। फर्स्ट मेथड यहां पर हम देखेंगे बेटा, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल्स बाय यूजिंग टू एंटीबायोटिक टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज करके एज सिलेक्टेबल मार्कर, एज सिलेक्टेबल मार्कर जीन। आप या बोल दो रिपोर्टर जीन, नाम में लिखा बेटा रिपोर्टर जीन का मतलब जो रिपोर्ट करवाता है, हमें रिपोर्ट देता है कि ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट सेल कौन सी है। बेटा बार बार एक बार और चीज बोल देता हूँ, 100% फिक्स है, पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो कितना समझते हो वो आपके ऊपर है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 0% है अगर ध्यान से सुन लोगे तो। अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा, मजा आ जाएगा बेटा। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सेल, कि ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्शन करना है। और इसके लिए हम मेथड क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ क्या यूज करेंगे कि जो वेक्टर जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या है बेटा, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कितने हैं, दो। किसकी फॉर्म लिया है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। नाम पहले भी आया था, मैंने बोला आगे समझेंगे हम। मतलब ये वो जीन है जो हमें ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करवाएंगे, ये इसके बारे में हमें रिपोर्ट देंगे, तो नाम दे दिया रिपोर्टर जीन। जैसे यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं, जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं बेटा, वो यूज कर रहे हैं पीबीआर 322। तो बेटा पीबीआर 322 के अंदर यहाँ पर ये वाला जीन, आपको पीबीआर 322 अच्छे से याद है, ये बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। यहाँ पे है बेटे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। दो जीन है बेटा एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट, मतलब इसके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के लिए रेजिस्टेंस होता है। ये दोनों जीन हम दोनों डिजायर्ड, दोनों रेजिस्टेंट जीन वाले वेक्टर को यूज कर रहे हैं। तो ये बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। बाकी आपको पता है इनके अंदर ओआरआई आरओपी सब कुछ है। अब बेटा इसके साथ ये तो होगी वेक्टर हमारे पास, इनके साथ हम डिजायर्ड जीन जोड़ेंगे। कहां पर जोड़े, हम जोड़ रहे हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह पर। याद करो इससे पहले क्लास में डिस्कस किया, सारे सारे लेक्चर अगर आपने देखे तो ये समझ में आएगा बेटा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह पर डिजायर्ड जीन जोड़ना है। यहाँ पे कौन कौन सी साइट होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर, एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको पता है। यहाँ पर बेटा बाम की है, बाम H1 और साल फर्स्ट, मान लेते हैं डिजायर्ड जीन को ऑप्टेन किया था बाम H1 से, तो वेक्टर को भी कट करेंगे बाप एच बाम, बाप नहीं सॉरी, बाप नहीं बेटा, बाम H1 से, ताकि स्टिकी एंड बने। और उसके बाद डिजायर्ड जीन को जोड़ने वाले हैं। बेटा जैसे ही हम डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे तो हमारे पास वही दो पॉसिबिलिटी है, इसके साथ बहुत सारे हमारे पास वेक्टर बहुत सारे बताइए, और हमारे पास मल्टीपल कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन्स है, प्लस डीएनए लाइगेज है। तो बेटा दो वेक्टर बन गए हमारे पास, कि एक तो जिसके अंदर डिजायर्ड जीन जुड़ गया, एक वो जो जिसमें नहीं जुड़ा। दो वेक्टर बन गए, एक तो यहाँ पे एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन इसके पास है बेटा, दूसरा
यहाँ पे ले रहे हैं कि डिजायर्ड जीन नहीं जुड़ा, वापस सेल्फ लाइगेट कर गया। अभी इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, तो ये बन गया नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। यहाँ पे जुड़ गया ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन बेटा, और हमने जीन जोड़ा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे कट करके। जैसे ही बेटा मान लेते हैं ये ग्रीन कलर के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ गया, ये लो भाई, यहाँ डिजायर्ड जीन जुड़ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ही डिजायर्ड जीन जुड़ा बेटा, बता सकते हो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी रहेगी खत्म हो गई? खत्म हो गई जहरीलो। इसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या होता है? बोल बोल रहा हूं, हिंदी में बोलते हैं निवेशन निष्क्रियण। जब किसी सिलेक्टेबल मार्कर जीन में हम डिजायर्ड जीन इंसर्ट करते हैं, तो उस इंसर्शन की वजह से उस रेजिस्टेंट जीन की जो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो जाता है। इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। अब ये जो वेक्टर है टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी खो चुका है, इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और इसी को कहते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर, आरडीएनए बन गया बेटा। तो हमने टेट्रासाइक्लिन की बाम साइड के ऊपर डिजायर्ड जीन को जोड़ा है, और वहां पे जोड़ा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब बेटा इसको होस्ट सेल में भेजेंगे हम। जैसे ही होस्ट सेल के अंदर हमने इसको भेजा, 3 पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। होस्ट में भेजा, 3 पॉसिबिलिटी थी। ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल, बेटा 3 पॉसिबिलिटी थी। 3 टाइप की सेल बनी। ये सेल इसका खुद का डीएनए, पहली कोई सा भी ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई सा भी डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ, तो सेल कैसी है बेटा? एंटी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हिंदी में बोले तो अरूपांतरित। किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, अरूपांतरण है। नॉन ट्रांसफॉर्मेट याद रखिए बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। बताइएगा इसके पास क्या एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है? क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है क्या इस सेल के पास? तुम बोलेंगे नहीं है। बोलो इनके ऊपर एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालेंगे तो क्या होगा? मर जाएगी बेटा। अगर दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि वेक्टर ट्रांसफर हुआ, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला हुआ, तो ट्रांसफॉर्मेट नॉन रिकॉम्बिनेंट। बताओ इसके पास क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है? यस है। कौन कौन से? दोनों ही है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, क्योंकि वेक्टर तो गया ही है बेटा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी इसके पास है। यस, दोनों जीन इसके पास मौजूद है, तो इसके पास है दोनों एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है। एम्पीसिलिन डालोगे तो भी जिंदा रहेगा, और टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो भी जिंदा रहेगा। तीसरा बेटा कि यहां पर हमने जो वेक्टर ट्रांसफर किया, उसके साथ हमने हमारा डिजायर्ड जीन जो जोड़ा था वो वाला वेक्टर चला गया, तो बधाई हो, बन गया ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट। और बेटा इसके पास बताओ क्या एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी है? यस है। क्या इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी है? नो। क्यों नहीं है? ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से इसकी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। 3 तरीके की सेल बनी। अब हमें हमें नहीं पता कि कौन सी सेल कहां पर है, क्योंकि ये सारा काम तो कहाँ है बेटा? टेस्ट ट्यूब भरी पड़ी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 तरीके की सेल है, बहुत सारी सेल्स है। इनमें से हमें ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करनी है। ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं हम 2 एंटीबायोटिक को यूज करके। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले कि हम यहां पर लेते हैं कल्चर प्लेट। जो हम कल्चर प्लेट यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे ये एक कल्चर प्लेट ली, इसे कहते हैं बेटा मास्टर प्लेट।
इसे हम कहते हैं मास्टर प्लेट। और बेटा इस मास्टर प्लेट के अंदर किसी तरीके की एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक एब्सेंट है। इसमें कल्चर मीडियम यूज किया गया है, न्यूट्रिशन मीडियम यूज किया गया है। मैं खाली रख लेता हूँ, खाली नहीं है बेटा, कल्चर मीडियम है इसमें। और कंडीशन है कि इसमें किसी तरीके की एंटीबायोटिक यूज नहीं करी है। तो इस मास्टर प्लेट के ऊपर बेटा हमने इन बैक्टीरिया की कॉलोनी को छिड़का, यूनो छिड़का, डाला। ये टेस्ट ट्यूब थी बेटा, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया थे, तीनों टाइप के बैक्टीरिया बेटा। तो इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि जैसा बेटा एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक रोड की मदद से, वो सिल्वर या ग्लास की रोड हो सकती है, बिल्कुल स्टेराइल, जहां पे तीनों टाइप के बैक्टीरिया मौजूद है, अच्छे से स्टर किया, मिक्स किया अच्छे से। और बेटा अब इसको हम यहाँ पर इस कल्चर प्लेट के ऊपर स्ट्रिकिंग करेंगे। स्ट्रिकिंग करने का मतलब बिखराव करना। और जहां पर इस पेन को रखा वहां से उठाएंगे नहीं, और जिग जैग मैनर के अंदर हम यहाँ पर इनको डालेंगे। तो बेटा जहां से जिग जैग मैनर में हमने ये छिड़काव किया, वहां वहां बैक्टीरिया गिर गए होंगे। यहाँ यहाँ मान लो बैक्टीरिया गिर चुके थे, यहाँ पे सारे टाइप के बैक्टीरिया थे बेटा। अब बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो होने दिया, बैक्टीरिया को ग्रो होने दिया, मान लो ओवरनाइट छोड़ दिया, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, किसी तरीके की कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, तो धड़ाधड़ सारे ग्रो कर रहे हैं बेटा। ये बैक्टीरिया की बन गई कॉलोनी। समझ में आ रहा है? कल्चर प्लेट ली, कल्चर प्लेट में कोई एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, वहां पर हमने बैक्टीरिया की स्ट्रिकिंग कर दी है, तीनों टाइप की सेल्स है, पूरे प्लेट के ऊपर फैल चुकी है। और यहाँ पर पूरी रात ओवरनाइट इसको छोड़ दिया, तो बैक्टीरिया ने ग्रो कर लिया है, ग्रोथ कर ली है। बेटा इसके अंदर देखो किस तरीके से यहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि इस कल्चर प्लेट के अंदर लगभग 9 कॉलोनी दिख रही है आपको, सबको ऑब्जर्व हो रहा है बेटा। जैसे कॉलोनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मास्टर प्लेट है बेटा। अब इसी मास्टर प्लेट से आगे हम बनाते हैं 2 रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका, इनकी आइडेंटिकल कॉपी बनाएंगे, रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका मतलब हूबहू, ऐसी की ऐसी। और बेटा अब की बार क्या करेंगे, इस प्लेट पे एक पे तो हमने डाला एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, इसके ऊपर हमने डाला टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, एक पे एम्पिसिलिन और एक दूसरे पे टेट्रासाइक्लिन। और जैसे बैक्टीरिया जहां पर छिड़के हुए थे, स्टिकिंग थी, सेम टू सेम इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की एक मेम्ब्रेन रखेंगे। जो प्लेट है जैसी जैसी नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को इसके ऊपर हमने रखा, वैसा का वैसा नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन एम्पिसिलिन जिस पे मौजूद है उसमें रखा, सेम टू सेम हमने इस पे रखा। वहां तो सारी कॉलोनी ग्रो कर रही, कोई एंटीबायोटिक नहीं थी। जैसे ही यहाँ पे हमने स्टिकिंग करी बेटा, जैसे ही हमने स्टिकिंग करी, तो ये कॉलोनी कितनी थी बेटा, मान लेते हैं 9 कॉलोनी थी। एज इट इज मास्टर बोले तो उसी की कॉपी कर दी हमने, रेप्लिका। रेप्लिका हम लोग एज इट इज वैसे की वैसी 9 की 9 कॉलोनी इधर हुई, 9 की 9 कॉलोनी एज इट इज हमने इधर डाल दी, 9 की 9 कॉलोनी इधर ट्रांसफर कर दी, ओवरनाइट छोड़ा। और बेटा देखिएगा ध्यान से, अब काम होने वाला है गजब का। अब जैसे ही मान लो हमने ये कॉलोनी कितनी रखी थी बेटा, 9, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलोनी एज इट इज, 3 4 5 6 7 8 9। मान लेते हैं जैसे ही एम्पिसिलिन वाले मीडियम में इनको ग्रो करवाया, तो इसमें से 2 3 5 8 मर गए, 2 3 5 8 डाइट। बैक्टीरिया जितने भी थे 2 3 5 8 वो तो मर गए। अब बाकी बचे 1 4 6 7 9, ये बेटा जिंदा है। बता सकते हो जो मर गए वो कौन है? मतलब एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन उनके पास नहीं है। बता सकते हो बेटा एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन किसके पास नहीं है? बेटा नॉन ट्रांसफॉर्मेट के पास नहीं है, बाकी दोनों के पास है। अगर बाकी दोनों सेल को देखेंगे तो वो दोनों ही यहाँ पे ग्रो करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेट नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों के पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है, मतलब एम्पिसिलिन का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन नहीं है, किसके पास है? नॉन ट्रांसफॉर्मेट के पास, तो वो मर जाएगी।
तो ज़ेरिलो इससे हमें किसका पता चला? ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का पता चल गया। तो यहाँ से हमने सिलेक्शन किसका किया? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल का सिलेक्शन हो गया बेटा। लेकिन हमें ये नहीं पता रिकॉम्बिनेंट कौन सी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सी है। सिर्फ सिलेक्शन किया हमने ट्रांसफॉर्मेंट का। और जो मर गए वो क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब इनमें जीन ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। और ये जिंदा जितने भी है वो है ट्रांसफॉर्मेंट। तो एम्पिसिलिन से हमें पता चला सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सेल का। दूसरी जो हमने ली थी बेटा, कंफर्म है यहाँ पे भी 2, 3, 5, 8 ये तो मरनी ही है, क्योंकि इनके पास किसी तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। ये तो मर गई। लेकिन अब की बार इस टेस्ट ट्यूब में हमने देखा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 1, 4 और 6 भी निपट गई। 1, 4, 6 ये भी मर गई। यहाँ पे केवल जिंदा बची 1, 4, 6 देखो 2, 3, 5, 8 तो मरेगी मरेगी, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन नहीं है। 2, 3, 5, 8 छोड़ दो बेटा। 2, 3, 5, 8 के अलावा 1, 4, 6 तो मर गई। देखो बेटा और कौन सी रहेगी, काउंट करो। 1, 4 और 6 बच गई 7 एंड 9। बेटा 7 और 9 जिंदा है। आप बताओ कौन सी जिंदा है? यहाँ देखिएगा, जिंदा वो है जिसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन है। टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन किसके पास है? ट्रांसफॉर्मेट नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास। तो बेटा यहाँ पर जिंदा है वो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। 1, 4, 6 यहाँ मरी है, वो है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। कौन सी? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। 2, 3, 5, 8 तो वो मर चुकी है, उसका पहले ही में पता चल चुका है कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो उसे देखना ही नहीं है। अब और कौन कौन सी मर गई यहाँ पर? 1, 4, 6 मर गई। वो मरेगी जिसमें टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन नहीं था। किसमें नहीं था? जिसमें हमने डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया था। उस डिजायर्ड जीन का क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो 1, 4, 6 मर गई, बची कौन सी? 7 और 9। जो जिंदा है बेटा वही है ट्रांसफॉर्मेट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बेटा टेट्रासाइक्लिन वाली एंटीबायोटिक से हमें क्या पता चल गया? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर लिया। एम्पिसिलिन वाली से क्या पता चला? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। केवल ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच डिफरेंस किया हमने एम्पिसिलिन से। ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंस किया हमने टेट्रासाइक्लिन से। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसका किया था? टेट्रासाइक्लिन जीन का। सिंपल याद रखना, जिस जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर रहे हैं उसी एंटीबायोटिक से पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट कौन सी है। और बेटा इस ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट वाली कॉलोनीज को यहाँ से उठाकर 1, 4, 6 को लार्ज स्केल पे ग्रो करवाएंगे। शायद आपको इतनी बात समझ में आई होगी। बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरी मेथड भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करना समझ में आया है कि नहीं आया बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।